हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट पेपर 1। पेपर 2 का है ये। सीटेट पेपर 2। वेट अ मिनट। सीटेट पेपर 2 है। सीटेट पेपर 2 में एसएसटी एसएसटी है जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस, सोशल स्टडी नहीं, सोशल साइंस। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं कि ये थ्योरी क्लास होगी। थ्योरी क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? थ्योरी क्लासेस होगी। और इसमें सारे प्रकार की थ्योरी बताई जाएंगी कि जो भी सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण शास्त्र से होंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में होंगे एज पर सिलेबस जैसे सीटेट ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी जानकारी के बाद हम आते हैं कि भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है इसका? इसका सिलेबस है, सबसे पहले ये जान लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस है कंसेप्ट और नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में, सोशल स्टडी के बारे में है। सोशल साइंस और सोशल स्टडी के बारे में है। क्लासरूम प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, एक्टिविटीज क्या होंगी, डिस्कोर्स क्या होगा, डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग होगी। ठीक है, ये सीटेट ने हमें सिलेबस बता रखा है। सीटेट ने हमें सिलेबस बता रखा है। इंक्वायरी होगी, प्रॉब्लम्स, टीचिंग के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होगी अगर सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, कैसा हमें अप्रोच रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमारे इस सिलेबस में दे रखा है। सीटेट के सिलेबस में दे रखा है। और ये सारी चीजें A to Z सारी चीजें कवर होंगी कि सोर्सेस क्या है, ठीक है, प्राइमरी लेवल के सोर्सेस क्या है, सेकेंडरी लेवल के सोर्सेस क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, आकलन क्या होता है। ये तो इंग्लिश में है। हिंदी में भी इसका सिलेबस है, आगे बता रहा हूँ, देखिएगा कि ये है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति के बारे में, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताया गया है, अवधारणा के बारे में बताया गया है। फिर उससे कक्षा कक्ष प्रक्रिया और गतिविधियां और प्रवचन, इसके बारे में बताया गया है। और आलोचनात्मक सोच के बारे में है, पूछताछ कैसे करेंगे सामाजिक विषय में, और ये भी सारे क्या है, पॉइंट्स है, टॉपिक है। ठीक है। और इसके बाद में स्रोत क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, और फिर उसके बाद मूल्यांकन के बारे में, असेसमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन के बारे में भी बताया जाएगा। ये बात हमने समझ ली सिलेबस में क्या क्या होगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला टॉपिक। भाई वीडियो को सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करते हैं, हम क्या है, आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे, कोई फीस बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, जहां पे भी जो भी टॉपिक पढ़ना है आपको, जो भी इशू लगता है आपको, कोई सा भी इशू लगता है उसके बारे में भी जानकारी करें। और फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, क्वालिफाइंग है। सीटेट क्या है, कंपटीशन का नहीं है। सीटेट में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है ना, ये क्वालिफाइंग, इसमें कोई भी मार्क्स की जरूरत, मतलब आप 90 ले आते हो 150 में से तो आप सारे बराबर हो। ठीक है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, 90 प्लस वाले सारे पास होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप शेयर भी कर सकते हो। अगर कंपटीशन वाला होता तो ना शेयर करते तो कोई बात नहीं। ठीक है। और सबसे ज्यादा लास्ट एंड लिस्ट क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि भाई हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए काम कर पाते हैं। जब मोटिवेशन मिलेगा तभी काम कर पाएंगे। ठीक है, रिवॉर्ड मिलना सबको चाहिए होता है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो भाई सबसे पहले क्या है, एनसीएफ ने क्या कहा, एनसीएफ ने क्या कहा किसके बारे में, सोशल साइंस, वेट अ मिनट, सोशल साइंस सामाजिक विषय या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बारे में एनसीएफ ने, एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सरकार द्वारा
एक संस्था है, इन्होंने क्या कहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। वेट अ मिनट, मुझे लगता है कि स्लाइड जा रही है, तो हम थोड़ा नीचे कर लें। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं भाई, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने क्या कहा इसके बारे में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने क्या कहा, ठीक है, एसएसटी के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, सोशल साइंस के पेडागोजी के बारे में क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने कहा कि कनेक्शन बिल्ड करना है, कनेक्शन बिटवीन स्कूल और होम। स्कूल और घर के बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। स्कूल और घर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ भी स्कूल में सीख रहा है ना, तो वो घर पे अप्लाई कर सकते, और घर में जो सीख रहा है वो स्कूल में अप्लाई कर सके। घर और बीच के संबंध का क्या है कि कोई भी लर्निंग हो रही है, जैसे खाना बनाने आ रहा है, खाना बनाना मम्मी को देख रहा है बच्चा घर में, और स्कूल में फूड टॉपिक चल रहा है, ठीक है, फूड के प्रिजर्वेशन वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, संबंध स्थापित करना है स्कूल के नॉलेज को और घर के नॉलेज को एक दूसरे से शेयरिंग मूड में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग रियल लाइफ की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि लर्निंग रियल लाइफ की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली बातें हो, रियलिटी में हो, जो वास्तविकता हो, जो दिख रहा हो, ठीक है ना, जो आपके सामने हो, वो सारी चीजें। और एनसीएफ एक दूसरी और क्या बात कहता है, एनसीएफ कहता है कि भाई साहब लर्निंग कैसी होनी चाहिए, थीम बेस की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, थीम बेस की। जैसे थीम बेस की कैसी लर्निंग होनी चाहिए, थीम बेस की लर्निंग ऐसे होनी चाहिए, हमें जैसे एसएसटी में बताया जा रहा है कि उसके बारे में देखो, पेट्रोल के बारे में, एक रिसोर्स के बारे में, पेट्रोल ना हो तो क्या हो, ठीक है। अच्छा, सरकारें कैसे बनती हैं, इलेक्शन कैसे होता है, प्रधानमंत्री के कैसे इलेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें क्या है, थीम बेस पे। एक जैसे न्याय हो गया, न्याय के बारे में पढ़ना है, तो न्याय के बारे में तो हम ऑब्वियसली बात है सारी चीजों के बारे में। जैसे सरकार के बारे में, अब यहाँ पे ले लेते हैं सरकार, थीम बेस के क्या होता है, सरकार के बारे में। सरकार हमारे पास में कई 3 प्रकार के हैं। एक तो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद एक स्टेट में है, राज्य सरकारें हैं, और फिर उसके बाद क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट है। इन सारी चीजों के बारे में, इसका कैसे प्रोसीजर होगा। अगर हम सरकार के बारे में, ये थीम है, सरकार क्या है, एक थीम है, और सरकार के अंडर में वो 3 सब कैटेगरी में आ गए, तो हमें थीम बेसिस पे सोचना है। तो हमेशा क्या कहा कि एज अ होल पढ़ के चलना है, एज अ होल करके चलना है, फिर पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन एज अ होल लेके चलना है। तो एज अ होल हमने इसको ले लिया सरकार, और सरकार के कितने हैं, 3 पार्ट हो गए, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और लोकल गवर्नेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जानकारी करी है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो अब इश्यूज क्या आते हैं, एसएसटी में इश्यूज क्या है, सामाजिक विषय में, या विज्ञान में प्रॉब्लम्स क्या है। सामाजिक विषय और विज्ञान प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, किस हिसाब की आती हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, तो उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक, आज से कुछ समय पहले हम एसएसटी को क्या मानते थे, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग बेसिस पे हम मान लेते थे कि बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग बेसिस पे हम क्या मानते थे, बहुत अच्छा है, पढ़ाने में बहुत अच्छा है, और बच्चे समझते भी है, इंटरेस्ट भी लेते थे। लेकिन एक समय के बाद साइंस को ज्यादा महत्व दिया गया, परंतु एसएसटी को रटने का सब्जेक्ट माना गया, थे एसएसटी को रोट लर्निंग मानते थे, और जो कि बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है।
रटंत ज्ञान नहीं है सामाजिक विषय, सामाजिक तो हम कंफर्म कर लेते हैं इशू क्या क्या है। ये तो बहुत ज्यादा रिसर्च होने के बाद ही हमारे सामने आती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई हम ये मानते थे यूटिलिटी नहीं है। साइंस को पढ़ो, मैथ्स को पढ़ो तो यूटिलिटी है, लेकिन इसमें कोई उपयोगिता नहीं है। तो कैसे नहीं है? अब उपयोगिता है तो इसको कैसे प्रूव किया गया कि भाई रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जो संसाधन है कहाँ के हैं? संसाधन तो भाई पृथ्वी के हैं। पृथ्वी किस में आ जाती है? जियोग्राफी। जियोग्राफी किस में आती है? एक विषय को के रूप में रिसोर्स का यूज हो रहा है, तो ये हमारे क्या है? ये क्या है? एक तरीके से साइंस के सारे एस्पेक्ट को टच करती हैं, तो इस वजह से ये वेरीफाइड है। साइंस क्या है? हमेशा वेरीफाइड रहती है। तो इसी वजह से सोशल साइंस को भी साइंस मानी गई है एक टाइम बाद। पहले क्या होता था? सोशल स्टडी लिखते थे, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन। क्या बताते थे? सामाजिक अध्ययन। लेकिन सामाजिक अध्ययन नहीं है भाई, अब ये क्या हो गया? सामाजिक विज्ञान हो गया। सामाजिक अध्ययन नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अगर कहीं पे आया कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो हमें सामाजिक विज्ञान की तरफ जाना है, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने इसको हटा दिया गया, अध्ययन को हटा दिया, स्टडी को हटा दिया, साइंस को इंक्लूड किया है। बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानते हैं भाई। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होनी चाहिए? सही गलत, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। सही और गलत के बारे में, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिम्मेदारी। ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब इसके आगे जाते हैं।
लर्निंग विदाउट बर्डन, तो हमें क्या, बोझ, जो बोझ है हमारे सीखने में, जो बोझ है उसको हटा देना। कैसे बोझ है हमारे ऊपर? सबसे पहले इस टाइप का बोझ है कि हम जो भी पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग चीज होती है तो वो आसानी से हमारे दिमाग में आ जाती है, जो मुश्किल वाली चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग में कभी भी आसानी से नहीं आती। तो एनसीएफ ने साफ साफ कहा गया है कि भाई इस बोझ को हटाओ, ये बर्डन हटाओ। तो हमें क्या होना चाहिए, बर्डन कैसे हटेगा? तो हमें सबसे पहले एबिलिटी टू एनालाइज करना आना चाहिए, विश्लेषण करना आना चाहिए। हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी चीज को विश्लेषण कर सकें, उसके बारे में विश्लेषण कर सकें। हम वही क्षमता डेवलप हो जाएगी तो हमें इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें क्या है, राइजिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, जैसे कोई न्यूज आ गई, न्यूज के बारे में हम जानते हैं, तो हम उस टॉपिक पे अपना विषय, अपना विचार, उस विषय पे अपना विचार रख सकते हैं, हम कुछ सही गलत और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो हमें क्या है, जागरूकता स्थापित करनी चाहिए, हमें जागरूकता स्थापित करनी है, तभी लर्निंग विदाउट बर्डन होगा। जब हम वहां पे पार्टिसिपेशन करेंगे तो हमें क्या होगा, अपने आप इंटरेस्ट जग जाएगा उन सारी चीजों में। ठीक है, आगे आते हैं। और हमें क्या आना चाहिए, जब जब हम उस विषय में जानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस विषय में जानेंगे तो क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हकीकत पे सवाल। भाई रियलिटी तो ये है, जैसे हमास और फिलिस्तीन में है, तो रियलिटी किसकी है, उसमें हमें पता चलेगा सही गलत क्या है, डिसीजन होंगे, अपने विचार रखेंगे, कुछ इतिहास से पॉइंट आएंगे, कुछ करंट के पॉइंट्स आएंगे, वो सारी चीजें क्या होंगी, हम डिसीजन अपने दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं, हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है एसएसटी के लिए। एसएसटी मतलब सोशल साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या हमारी प्रतिक्रिया, हमारे विचार क्या हैं, इनके बारे में जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, स्टडी। एम क्या है, स्टडी होनी चाहिए सोसाइटी के बीच में, पीपल। देखो क्या है कि जो इंसान है, समाज के लोग हैं, वो क्या होना चाहिए कि एक बेहतर इंसान बने। ठीक है, यही तो एसएसटी का है। और सही गलत, और सही गलत का डिसीजन लेना आना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी, डैमेज हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करना चाहिए, और डैमेज हो रही है तो उसको प्रिवेंट भी करना चाहिए। ठीक है, यही तो एम है। फिर उसके बाद क्या है, सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी होनी चाहिए। तो सोशल पॉलिटिकल रियलिटी कैसे होनी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मुद्दे को कौन सुनेगा। ठीक है, जैसे वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे मुद्दे को कौन सुनेगा, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें जान में होनी चाहिए। फिर उसके बाद पॉलिटिकल व्यूज क्या है, ठीक है, समाज में क्या समस्या है और राजनीतिक समस्या क्या है, उन सारे में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो दिक्कत है तो कैसे रिजॉल्व होंगी, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। आगे आते हैं, एक क्या होना चाहिए, इफेक्टिव सिटीजन होना चाहिए। इफेक्टिव सिटीजन मतलब जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक होगा तो तभी प्रभावी नागरिक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बोला, किसी के बका पे एक पर्सन ने ऐसे बोल दिया, दूसरे पर्सन ने कुछ ऐसे बोला और उनकी मान के जिसका सुना उसी के मान ली, नहीं। इन सारी चीजों में जिम्मेदारी के साथ में अपना काम पूरा करना। भाई नहीं, ये तो हमारे साइड का है या हमारे साइड का नहीं है, तो गलत, मतलब आपको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना आना चाहिए। ठीक है, बातें पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर्स, जैसे भाई पार्क है,
पार्क है, आपके घर के पास में पार्क है, 500 रुपए लगते हैं। एक गेट है उसका टूट गया है, तो ठीक कराने में, उसकी मरम्मत में, गेट की मरम्मत करवाने में 500 रुपए लगते हैं। अब एक तो काम ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट को बताओ, ठीक है, लेकिन एक काम ये है कि आप क्या कर सकते हो, सबसे ज्यादा आप कुछ चंदा मांगकर, अगर 10 जने भी मिल गए तो 500 रुपए का काम हो जाएगा। लेकिन सरकार तक अगर वो बात पहुंचती है, पहुंचने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। ये जो 5000 का खर्चा है वो क्या हो जाएगा, 500 का खर्चा है जो, वो 5000 का खर्च हो जाएगा। जो 500 का खर्च है वो 5000 का हो जाएगा। तो जाएगा कहां से, जाएगा तो हमारे पास से ही, क्योंकि सरकार टैक्स लगा के हमसे ही लेती है, तो जाएगा कहां पे। तो इस वजह से हमें एक जिम्मेदार नागरिक और क्या बनाना है, पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन करें उसका, ठीक है। सार्वजनिक मामलों में क्या होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एनवायरमेंट कंसर्न भी होना चाहिए। एनवायरमेंट कंसर्न कैसे होगा, एनवायरमेंट कंसर्न के बारे में जानते हैं। एनवायरमेंट कंसर्न एक ऐसा विषय है जो करंट वाला है, देख सकते हैं। आज पहले के टाइम में, आज छोटे हो गए हैं, छोटे थे बड़े हो गए हैं। अब हमें पहले पता चलता था सर्दी इतने से इतने महीने के बीच में होती थी, लेकिन अब क्या ऐसा होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। चल रही है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो एनवायरमेंट है वो क्या है, कंसर्न है। पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल एक्सेसिव यूज हो रहा है, पेट्रोल के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद पोल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण कई टाइप के जो है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद इनको टैकल कैसे करना है, चिंता तो करनी है, लेकिन टैकल कैसे करना है। तो समस्या का समाधान क्या आना चाहिए। समस्या अगर आएगी हमारे सामने तो समाधान भी आएगा। समस्या समाधान होना चाहिए। कैसे होगा, किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि समस्या ही आविष्कार की जननी है। तो हमें जब तक समस्या के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम उसके समाधान के लिए जाएंगे। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें कंसर्न होना चाहिए इसके एनवायरनमेंट के। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ रहे होंगे आप सब। इसके विषय के बारे में, सब्जेक्ट्स क्या है, विषय। तो विषय है हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्या कहते हैं, 6 से 8 की बुक में क्या कहा जाता है इसको, आवर पास्ट। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अतीत को क्या कहते हैं, हमारा अतीत। इतिहास को क्या कहते हैं, हमारा अतीत, ठीक है, हमारा अतीत। ध्यान, जब हमारा अतीत है, अब हमारा अतीत और हिस्ट्री क्यों नहीं रखी गई, क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपके। हिस्ट्री, एनसीएफ ने एक बात की, ये सारी चीजें जो चेंजेस हुए एनसीएफ 2005 भाई साहब ने ही करवाए हैं सारी चीजें। ये क्यों, तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हिस्ट्री या इतिहास क्यों नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हिस्ट्री जो होती थी वो राजा महाराजा के बारे में ही बताती थी, उनके ज्ञान, उनके गुण के बारे में, उनके राजमहल के बारे में वहीं तक सीमित रह गई थी। लेकिन ये जो है इतिहास इसीलिए नहीं रखा गया, एनसीएफ ने अतीत के बारे में बताया। भाई राजा महाराजा तो रहते थे, अकबर के टाइम में, शाहजहां के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में रहते तो थे, लेकिन नॉर्मल पब्लिक भी तो रहती थी, के बारे में तो इग्नोर हो रहा था। इसलिए एनसीएफ जी ने क्या कहा कि भाई नहीं, हमारा अतीत होगा, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का नाम सिविक्स था। अंग्रेजों ने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं, सिविक्स। सिविक्स का मतलब अंग्रेजों के लिए सिविक्स का मतलब क्या था, नॉनसेंस। क्या था, नॉनसेंस। ये हमारे ऊपर नाम थोपे हुए थे। तो भाई साहब ने फिर क्या चेंज किए, भाई पॉलिटिकल साइंस होगा। क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, राजनीतिक विज्ञान होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या है, रिसोर्सेज,
बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये भी तो हमारे लिए जरूरी है अर्थशास्त्र के बारे में, जनसंख्या के बारे में, ये सारी चीजें क्या है, गणना के बारे में, जनसंख्या की गणना के बारे में। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताएगा, शास्त्र। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफी में भाई सोलर सिस्टम आना चाहिए। सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल, सौरमंडल, जलवायु, जलवायु, ये सारी चीजें इसके अंदर आती। ठीक है, तो विषय ये सारी चीजें हैं, ये हमारे हमसे रिलेटेड मुद्दे हैं। ठीक है, हमसे रिलेटेड मुद्दे हैं, तो हमें क्या है यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सोशल साइंस को हटा के सोशल स्टडी को हटा के सोशल साइंस इसी वजह से किया गया क्योंकि भाई ये हमसे रिलेटेड है और प्रैक्टिकल है, इस वजह से ऐसे इसका नाम दिया गया। आगे आ जाते भाई सब। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक कैसी है, एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक बनाने का काम कौन करता है, एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी में कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए न्यूट्रल होनी चाहिए और सेंसिटिव होनी चाहिए। मतलब क्या है कि तटस्थ होनी चाहिए भाषा और इसकी, और संवेदनशील होनी चाहिए। तटस्थ और संवेदनशील का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि पास्ट में अगर कोई चीजें लिखी गई हैं तो कभी ना कभी कोई आदमी किसी ना किसी चीज से प्रभावित है। ठीक है, तो जब प्रभावित है तो समस्या आ सकती है आपस में, क्योंकि उस प्रभाव में लिखी गई चीजें हैं। तो हमें ये एनसीईआरटी ने खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए, बाइज्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बंदे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक ही आदमी की विचारधारा से नहीं होनी चाहिए। कई सारे हिस्टोरियन की, कई सारे आर्कियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी लिखी हुई बुक से ये कंक्लूड करके एनसीईआरटी बनाई गई है, ताकि आपको क्या हो, एक विरोधाभास ना हो, विचार का विरोधाभास ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद इंक्लूड क्या किया गया, डाइवर्सिटी। अब जैसे डाइवर्सिटी इंक्लूड करना बहुत जरूरी काम है, डाइवर्सिटी इंक्लूड करना बहुत जरूरी काम है। रीजन क्या है, डाइवर्सिटी जब इंक्लूड हो जाती है, जब डाइवर्सिटी इंक्लूड हो जाती है तो हमारे जो भी काम होते हैं, जो भी जैसे हम समझते हैं कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ, तो कोई दिव्यांग जन होंगे तो हमें क्या एक हेट की भावना ना हो, हम एक्सेप्ट कर सके कि ऐसे भी हो सकते हैं। जानवरों के प्रति संवेदनशील डाइवर्सिटी होनी चाहिए, गोरे काले, और जैसे भी हम क्या हो जाते हैं, डाइवर्स नहीं सोचते हैं, एक जैसे ही चीजें पढ़ते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम दूसरी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हमें क्या हो जाती है, दिक्कत होती है। इस वजह से हमें विविधता को जरूर शामिल करनी चाहिए यहीं से, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक विचार बनेंगे किसी चीज को लेके। तो इस वजह से डाइवर्सिटी को 100% इंक्लूड करना चाहिए। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, एक मतलब एक बेस है। एनसीईआरटी बेस है, अगर कोई चीज पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी क्या है, बेस्ड है। और आगे भी ज्ञान करने के लिए ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो बेस्ड है, बेस है, बेसिक है, एक तरीके से बेसिक नॉलेज है के बारे में। डेप्थ और नॉलेज लेना है ना, तो ये रेफरेंस की तरह काम आएगी कि भाई एक ब्रिज की तरह काम आएगी, उसके आगे भी ढेर सारा नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज और भी है। ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लेनी है, आपको क्या करना है, इसको एक बेस की तरह पढ़ना है। ठीक है ना, तो सिर्फ इसी के लिए नहीं। आगे आ जाते हैं फिर, इसमें क्या कहता है, इस सोसाइटी और एनवायरमेंट डेवलपमेंट। जैसे अब यहाँ पे हो जाए, पेड़ ना हो तो क्या हो, पेड़ ना हो तो क्या हो, पेट्रोल ना हो तो क्या हो। तो डिपेंडेंसी तो भी हमें क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आने चाहिए। जब क्वेश्चन कैसे आएंगे, टेक्स्ट बुक जब ऐसे डिजाइन होगी,
जब हमारे पास में टेक्स्ट बुक ऐसी डिजाइन होगी तो हमारे दिमाग में क्या है, क्वेश्चन फ्रेम होंगे, भाई ऐसा क्यों, अगर पेड़ हट जाए तो क्या होगा, तो जब पेड़ हट जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम मर सकते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंस का पता चला। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस का पता चला। इंपॉर्टेंस जब पता चल जाएगा तो हम अपने आप क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, और जब समस्या होगी तो उसका समाधान खोजा जाएगा। तो ये सारी चीजें बुक्स में, टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, पाठ्य बुक में होनी चाहिए। तो अब भाई लेक्चर यहीं पे समाप्त होने वाला है, तो वीडियो को क्या कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मिलता है, आपको भी मिलता है कि आपने एक किसी का हेल्प करी है, आपको अच्छा लगता है, और हमें इसलिए अच्छा लगता है कि हमने जो बनाया है बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, कमेंट, फिर उसके बाद क्या है, शेयर कर दो, फिर उसके बाद क्या करना है, लाइक कर दो, बस इतना कर दीजिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर में, क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें कोई भी कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं लगने वाले, तो प्लीज आप हमारे लिए इतना कर दीजिए। और अभी तक है तो बहुत बहुत धन्यवाद। EK लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।